तो आज अपन बात करेंगे पशुओं में काम आने वाली औषधियों के बारे में। औषधियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे विरेचक औषधियाँ होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक, डेडोरेंट, डिसिफिकेंट, कार्बोनेटिव, ऐसे कई प्रकार की औषधियों के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं औषधि की परिभाषा, तो देखो किसी भी पदार्थ का प्रयोग, यानी कोई भी पदार्थ हो जिसका प्रयोग किसी बीमारी के उपचार में किया गया हो, वही क्या कहलाती है? औषधि कहलाती है। जैसे नॉर्मली आप देखो नीम के पत्ते आपके लिए एक पत्ते हैं, माना आपने सोचा उसके एक पत्ते, लेकिन वो एक बहुत बड़ी एंटीबायोटिक दवा यानी एंटीसेप्टिक कई प्रकार की चीज़ों के लिए काम करता है। नॉर्मली देखो, अगर मैं पशुओं के दृष्टिकोण से बात करता हूँ तो नीम के पत्तों का प्रयोग पेट के कीड़े मारने में भी किया जाता है, तथा खुरपका मुंहपका में गायों को दुलाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में नीम की पत्ती का सबसे पहला योगदान है। आपने देखा होगा चैत्र के जो माह में यानी बसंत ऋतु में आपने देखा नए नए जो पत्तियां आती है, उन पत्तियों को जानवरों को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, एक तो पेट के कीड़े तो मार रहे हैं तथा पूरे वर्ष रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखते हैं। तो आज अपन बात करते हैं औषधियों के बारे में। तो सबसे पहले औषधि अपने पास आती है एंटीसेप्टिक। सबसे पहले अपने पास आती है एंटीसेप्टिक औषधियां। देखो आप इंग्लिश में ज्यादा याद रखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि एंटीसेप्टिक यानी कि रोगाणु नाशक, रोगाणु की वृद्धि रोकने वाला, मतलब यूं मान सकते हैं रोगाणु अवरोधक भी वाला, जीवाणु रोधक भी आप इसको बोल सकते हो। और अभी अपन डिसिकेंट करें तो जीवाणु नाशक यानी जीवाणु का नाश करने वाला। तो आपको इंग्लिश वाले, क्योंकि कभी भी वो ऐसे नहीं देगा जीवाणु की वृद्धि करने वाला तो जीवाणु रोधक ऐसे थोड़ी देगा ऑप्शन में, वो एंटीसेप्टिक ऐसे देगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला एक पहला एंटीसेप्टिक हो गया, दूसरा हो गया डिसिपिकेंट, तीसरा हो गया डेडोरेंट्स, और चौथा हो गया अपने पास एंटीबायोटिक। अब देखिए आप, सबसे पहली बात एंटीसेप्टिक, यानी वे औषधियां जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है, यानी वे औषधियां जो जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है, वो एंटीसेप्टिक कहलाती है। वे औषधियां जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है तथा उनके स्पोर्स को भी नष्ट कर देती है, यानी कि जीवाणु उनको तो नष्ट करती है लेकिन उनके स्पोर्स को भी नष्ट कर देती है, वो सारी औषधियां क्या कहलाती है? डिसिपिकेंट। डेडोरेंट्स, वे औषधियां जो बदबू को कम करने का काम करती है, वे औषधियां जो बदबू को कम करने का काम करती है वो डेडोरेंट्स कहलाती है। वे औषधियां जो मृत तथा मृत जीवाणु है और फफूंद से निर्मित की जाती है तथा किसी बीमारी के उपचार में प्रयोग की जाती है, वो एंटीबायोटिक कहलाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा जेंटामाइसिन का, नियोमाइसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, नॉर्मली और भी कई प्रकार के ऐसे एंटीबायोटिक है जो प्रयोग किए जाते हैं। तो उन सभी एंटीबायोटिकों का प्रयोग किया जाता है किसी बीमारी के उपचार के अंदर। तो यानी कि वो बने होते हैं फफूंद के तथा मृत जीवाणु से निर्मित होते हैं तथा किसी बीमारी में एंटीडोट का काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है परिभाषाओं में जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाली औषधियां कौन सी होगी, तो आप बता देना एंटीसेप्टिक। अगर आपसे पूछे कि जीवाणु को मारने वाली तथा उनके स्पोर्स को भी नष्ट करने वाली औषधियां कौन सी होगी, तो डिसिपिकेंट होगी। अगर आपसे पूछे बदबू को कम करने वाली औषधियां क्या कहलाएगी, डेडोरेंट्स कहलाएगी। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि फफूंद तथा मृत जीवाणु से निर्मित वो औषधियां जो किसी बीमारी के उपचार में पैदा की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट देखिए आप आगे, एक होता है इक्बोलिक्स, एक होता है यूट्रोटोन, एक होता है विरेचक और एक होता है उत्तेजक। अब देखो सबसे पहला आ गया इक्बोलिक्स, यानी वे औषधियां जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करती है, वे औषधियां जो गर्भाशय में संकुचन पैदा करती है। गर्भाशय में संकुचन पैदा करना पड़ता है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, पशुओं में प्रसव के 2 से 12 घंटे के बाद जेर गिर जाती है। प्रसव हो गया, प्रसव के बाद 2 से 12 घंटे के अंदर जेर गिर जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जेर नहीं गिरती है, तो उस समय पशुओं में गर्भाशय में संकुचन करने वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है और वो औषधियां कहलाती है इक्बोलिक्स। अगला आ जाओ यूट्रोटोन, यानी वे औषधियां जिनका प्रयोग गर्भाशय की सफाई में किया जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मल क्या होता है, साधारण प्रसव जो होता है वो कहलाता है यूटोकिया,
लेकिन कष्ट में जो प्रसव होता है, कई बार बच्चे का देखो, बच्चे की प्रेजेंटेशन ये होती है आगे वाले दोनों हाथों के बीच में, यानी कि उसके जो आगे वाले दोनों पैर है उसके बीच में यह मुंह फंसा हुआ आता है, दोनों आगे वाला ये आता है। लेकिन कई बार या तो बच्चा उल्टा हो जाता है या घूम जाता है, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टोक, यानी कष्ट में प्रसव। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि हाथ डाल के बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो गर्भाशय में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो गर्भाशय की सफाई भी की जाती है। नॉर्मल कई बार अबॉर्शन हो जाता है, जेर नहीं गिरती है तो उसको हाथ से निकाला जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए कई बार गर्भाशय की सफाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो औषधियां काम में ली जाती है वो कहलाती है यूट्रोटोन। अगला आ जाओ विरेचक। वे औषधियां जो दस्त को पतला करके अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, वो औषधियां कहलाती है विरेचक औषधियां, या आप इसे परगेटिव भी बोल सकते हो। अगर परगेटिव भी आप इसको बोल सकते हो, परगेटिव ड्रग्स भी इसको बोल सकते हो। आगे आ जाओ उत्तेजक, यानी कि इसे बोलते हैं स्टिमुलेंट। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेंट, यानी वे औषधियां जो उत्तेजना बढ़ाने का काम करती है, वे औषधियां जो शरीर में उत्तेजना बढ़ाने का काम करती है, जैसे कपूर है, एल्कोहल है, ये सभी के सभी क्या करते हैं? उत्तेजना बढ़ाने के काम करते हैं। तो ये सारी औषधियां आपको याद होना चाहिए। गर्भाशय में संकुचन करने वाली औषधियां एक्बोलिक्स, नॉर्मल गर्भाशय की सफाई में यूट्रोटोन। विरेचक वो औषधियां होती है जो दस्त को पतला करके शरीर से अधिक मात्रा में बाहर निकालने का काम करती है। उत्तेजक वे औषधियां जो शरीर में उत्तेजना का काम करती है, वो उत्तेजक औषधियां या स्टिमुलेंट औषधियां कहलाती है, जिसमें कपूर और एल्कोहल इसका उदाहरण है। अगला देखो, एक औषधि होती है जिसको बोलते हैं अपन एंटीजाइमोटिक्स। एक औषधि होती है एंटीजाइमोटिक्स, एक औषधि होती है कार्मिनेटिव। देखो, वे औषधियां जो आमाशय के अंदर, वे औषधियां जो आमाशय में गैस को बनने से रोकने का काम करती है, वे कहलाती है एंटीजाइमोटिक्स। यानी कि आमाशय के अंदर, पेट के अंदर गैस नहीं बनने देती है पशु में, वो कहलाती है एंटीजाइमोटिक्स। और वे औषधियां जो आमाशय में गैस बन गई हो उसको बाहर निकालने का काम करती है, वो कहलाती है कार्मिनेटिव औषधियां। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि आफरा बीमारी में पशु को किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन में अगर कार्मिनेटिव हो तो भी राइट है, एंटीजाइमोटिक्स होगा तब भी राइट है, क्योंकि रूमन में क्या हो रहा था, उस समय गैस बन रही थी। अगर आप उस गैस को बनने से रोक दो और बनी हुई गैस को बाहर निकाल दो तो आफरा अपने आप सही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका फाइनल आंसर होगा एंटीजाइमोटिक्स औषधियां तो वे औषधियां होती है जो रूमन में गैस को बनने से रोकती है। कार्मिनेटिव औषधियां वो कहलाती है जो रूमन में जो गैस बन गई उसको बाहर निकालने का जो काम होती है वो कहलाती है कार्मिनेटिव औषधियां। इन सभी को आपको आराम से पढ़ना है। नॉर्मल इनके उदाहरणों से प्रश्न आते हैं, जैसे अभी और भी कई प्रकार के, जैसे मृदन तेल, यानी कि वो, अगला देखो, एक होता है मृदन तेल। मृदन तेल यानी कि वो तेल जिसका प्रयोग अपन मालिश के लिए किया जाता है, जैसे नॉर्मली टारपिन का तेल यानी टर्पेंटाइन जो ऑयल होता है, टारपिन का तेल, उसका प्रयोग किया जाता है अपन मर्दन तेल के रूप में। तो ऐसे कई प्रकार की औषधियां आएगी। एक औषधियां अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट पहले, विरेचक औषधियां। विरेचक औषधियां अपन ने पढ़ी थी। विरेचक औषधियों में अपन ने नॉर्मली परगेटिव पढ़ा। परगेटिव मैंने आपको बताया। तो परगेटिव के रूप में क्या होता है कि दो औषधियां मुख्यतः काम में ली जाती है। एक तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, एक अरंडी का तेल होता है। तो अपन इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो आप सबसे पहले एंटीजाइमोटिक्स जो गैस को बनने से रोकती है, कार्मिनेटिव औषधियां वो जो गैस बन गई उसको बाहर निकालने का काम करती है। आगे देखो, एक होती है एंथेल्मेटिक्स। एंथेल्मेटिक्स देखो, सबसे पहले वे औषधियां जो परजीवियों को मारने का काम करती है, यानी कि परजीवी जितने भी होते हैं चाहे वो आंतरिक और बाह्य परजीवियों को मारने का काम करती है, एंथेल्मेटिक्स कहलाती है। यानी वे औषधियां जो आंतरिक परजीवियों को मारने का काम करती है वो एंथेल्मेटिक्स कहलाती है। अब अगर अपन बात करते हैं, नॉर्मली में आपको डिटेल से बात करें तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है आंतरिक परजीवी। जो बाह्य परजीवी होते हैं वो होते हैं जुएं, चीचड़े, जबकि जो आंतरिक परजीवी होते हैं वो पठारे, एस्केरिस। परजीवी दो प्रकार के हुए पशुओं में, एक बाह्य परजीवी हो गया और एक आंतरिक परजीवी हो गया। बाह्य परजीवी होते हैं वो जुएं, चीचड़े होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं पठारे, एस्केरिस होती हैं। जो औषधियां बाह्य परजीवियों को मारने का काम करती है वो कहलाती है एक्टोपैरासाइट।
याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कई बार एग्जाम में पूछी जा सके। जो बाह्य परजीवी को काम करती है, मारने का काम करती है, वो एक्टोपैरासाइट कहलाती है। जो आंतरिक को काम मारने का काम करती है वो एंडोपैरासाइट कहलाती है। देखो, सबसे पहली बात अपन बात करें परजीवी के बारे में। परजीवी दो प्रकार के हुए, बाह्य परजीवी, एक आंतरिक परजीवी। जो औषधियां बाह्य परजीवी कौन कौन से, जुए चीचड़े हो गए। आंतरिक परजीवी कौन से, पटारे एस्किरस हो गया। वे औषधियां जो बाह्य परजीवियों को मारने का काम करती है वो एक्टोपैरासाइट कहलाती है। जो आंतरिक परजीवियों को मारने का काम करती है वो एंडोपैरासाइट कहलाती है। अगली बात, जो दोनों को मारने का काम करती है, आंतरिक और बाह्य दोनों को मारने का काम करती है, वो कहलाती है एंडेक्टोपैरासाइट। याद रखना, जो बाह्य परजीवियों को मारने का काम करती है वो एक्टोपैरासाइट, जो आंतरिक को मारने का काम करती है एंडोपैरासाइट, जो दोनों को मारने का काम कर सकती है वो एंडेक्टोपैरासाइट होता है। अब अपन बात करते हैं बाह्य परजीवी मारने वाली दवा कौन कौन सी आती है। एक आती है मिथाइल मेलाथियान, ये मिथाइल मेलाथियान। और अपन नॉर्मली क्या होता है कि बाह्य परजीवियों को मारने के लिए साइपरमेथ्रिन का प्रयोग भी आप कर सकते हो। साइपरमेथ्रिन में यह रखा जाता है कि साइपरमेथ्रिन को 1 ml साइपरमेथ्रिन को 1 लीटर पानी में घोल लिया जाता है, पशु को किसी पेड़ के बांध दिया जाता है और घाव वाले स्थान पर उस घोल को नहीं लगाया जाता है, और 1 लीटर पानी के अंदर जो आपने 1 ml साइपरमेथ्रिन डाला है उसको पोचे के रूप में पूरी बॉडी पर लगा दो, जहां जहां जुए चीचड़े होते हैं। कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद आप जानवर को बढ़िया तरीके से नहला दो, सारे के सारे जुए चीचड़े मर जाएंगे, लेकिन वो वापस आ जाते हैं। इसलिए मिथाइल मेलाथियान दवा में भी ऐसा होता है, जुए चीचड़े क्या मर तो जाते हैं लेकिन फिर नए पैदा हो जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका परमानेंट इलाज भी होता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आंतरिक परजीवियों को मारने वाली दवाओं में एक एल्बेंडाजोल आती है, एक आती है फेनबेंडाजोल, एक आती है नीला तोता, एक आती है फिनोविस आ गई। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर बाह्य परजीवियों को मारने के लिए जो दवा का प्रयोग किया मिथाइल मेलाथियान है, आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, नीला तोता और फिनोविस, ये, और एक ऑक्सीक्लोजानाइड लिवामिजोल भी होता है। एक होता है ऑक्सीक्लोजानाइड लिवामिजोल, ये भी एक दवा होती है जिसका प्रयोग भी आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन बाह्य परजीवियों को मारने के लिए दवा बता दी मैंने, आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए दवा बता दी, और एक ऐसी दवा भी होती है जो एंडेक्टोपैरासाइट का काम करती है, यानी कि बाह्य परजीवियों को भी मारती है और आंतरिक परजीवियों को भी मारती है। उसका नाम है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन जो आपके एग्जाम में भी आया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया था। आइवरमेक्टिन ऐसी औषधि होती है जो आंतरिक और बाह्य परजीवियों को मारने का काम करती है। अभी तक अपन ने पढ़ा औषधियों की परिभाषाओं के बारे में। यही कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन परिभाषाओं से रिलेटेड। अब अपन उदाहरण पढ़ लेते हैं कि विरेचक औषधियों के क्या क्या उदाहरण है, जीवाणुरोधक के कौन कौन से उदाहरण है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणुरोधक यानी एंटीसेप्टिक औषधियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग अपन जीवाणुरोधक के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जीवाणुरोधक के बारे में भी अपन को पढ़ना है। एक उत्तेजन औषधियां, कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग उत्तेजक के रूप में किया जाता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद कृमिनाशक तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। कृमिनाशक तो अपन ने सारी औषधियां पढ़ी ली, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, लिवामिजोल, नीला तोता, फिनोविसिन, ये सब परजीवी नाशक है, तो अपन ने कृमिनाशक पढ़ी लिया। लेकिन बात करें अपन सबसे पहले उत्तेजक के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तेजक में एक तो होता है कपूर और एक होता है एल्कोहल। देखो, अब सबसे पहले बात आती है जीवाणुरोधक में। जीवाणुरोधक कौन कौन सी औषधियां जीवाणुरोधक है? ऐसे तो कई प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितनी इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 है, 5 है, कितनी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि मेरे पास एक लाल रंग की कार है। मेरे पास एक लाल रंग की कार है। सबसे पहली बात देखना, जीवाणुरोधक सिर्फ 4-5 ही आपके इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक लाल रंग की कार है। कार के अंदर
फिनाइल रखी हुई है। देखो सबसे पहली बात, मेरे पास एक लाल रंग की कार है, कार के अंदर एक फिनाइल रखी हुई है। अब अगर कार में फिनाइल रखी होगी तो बदबू आएगी नहीं आएगी? आप खुद जानते हो कि कार के अंदर अगर फिनाइल रखी तो फिनाइल का तो काम है बदबू को कम करने का काम, तो स्मेल तो आएगी आएगी साहब। तो नॉर्मल आप देखो कि लाल रंग की कार है, कार के अंदर फिनाइल रखी है, अब उससे बदबू नहीं आए, इसीलिए मैंने उसको किस में रख दिया? बोरी के अंदर। जो बोरी आती है नॉर्मल, जो आपने देखा खल की बोरी आती है, नॉर्मल गेहूं की मक्का की इनकी बोरी आती है, उस बोरी के अंदर रख दिया। तो सबसे पहले देखो लाल आया, तो लाल से एक तो हो गया लाल दवा, एक तो लाल से तो क्या हो गया? लाल दवा, और एक लाल से क्या हो गया बेटा? लाइसोल। तो ये दोनों चीजें याद रखना है, लाल दवा और लाइसोल हो गया। कार आ गया, कार से हो गया कार्बोलिक एसिड, कार से हो गया कार्बोलिक एसिड। फिनाइल खुद एक अकेला हो गया, और एक हो गया बोरी, तो बोरी से हो गया अपना बोरिक एसिड। तो देखो मैंने आपको बता दिया, कृमिनाशक दवा अपन ने अभी पढ़ी ली, उत्तेजक औषधियों में कपूर और एल्कोहल आ गया। जीवाणु रोधक की अगर अपन बात करते हैं तो मेरे पास एक लाल रंग की कार है, ला से तो लाल दवा हो गया, लाल से लाल दवा हो गया, ला से लाइसोल हो गया, कार से कार्बोलिक एसिड हो गया, फिनाइल से फिनाइल हो गया, और बोरी से बोरिक एसिड हो गया। तो ये पांचों की पांचों जो दवाएं हैं ये जीवाणु रोधक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, चेट में एक प्रश्न पूछा गया था, बोरिक एसिड है क्या है? तो जीवाणु रोधक है साहब, और जीवाणु रोधक ऑप्शन में होता है तो जीवाणु नाशक आता नहीं है, क्योंकि जैसे आप मात्रा बढ़ाओगे तो अपने भाई अगर आप कम दोगे, जैसे मान लो अभी मैं बात करूं कि मैग्नीशियम सल्फेट की, शाम में 250 से 400 ग्राम दूंगा तो जानवरों में वो काम करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट आफरा में, इनमें सब में काम करेगा। लेकिन अगर मैंने उसको 50 से 125 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट दिया तो वो बुखार को कम करने का, तो जैसे जैसे औषधि बढ़ाओगे तो उसमें वो क्या काम कर रहा है? आफरे में काम कर रहा है, गैस बनने को, आफरे को कम करने का काम कर रहा है, विरेचक का काम कर रहा है। यूं मान के चलो आप विरेचक, यानी कि आफरा में अगर गैस बन रही है, डाइजेशन में दस्त नहीं आ रहा, गोबर कठोर हो रहा है, तो मैग्नीशियम सल्फेट दो, आप अपने आप पूरा विरेचक का काम होगा तो अपने आप कम होगा। क्योंकि आप खुद जानते हो, अगर मेरी बात आप समझने की कोशिश करना कि आफरा जो बीमारी है उसमें 3 चीजों का सबसे ज्यादा योगदान है। पहला एंटीजाइमोटिक का, यानी कि गैस नहीं बनने देना। दूसरा, अगर गैस बन गई है तो साहब उसे बाहर निकालो, यानी कि कार्मिनेटिव का। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पेट कठोर हो रहा है, नॉर्मली सबसे ज्यादा पेट दर्द गोड़ों में होता है, लेकिन अगर पेट दर्द हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि विरेचक औषधियां जैसे ही दी जाती है, जैसे अरंडी का तेल हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ, जैसे ही दिया जाता है पेट बिल्कुल साफ, तो आफरे वाली कंडीशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, उदाहरण जो जो मैंने आपको बोले उनके सबके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 2 प्रकार की औषधियां होती है कृमिनाशक में जो अपने सिलेबस में और थोड़ा अपन से पूछा जाता है। एक तो नीला तोता होती है और एक होती है फिनोविस। तो नीला तोता और फिनोविस को कैसे याद करना है, इसमें भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है इसमें राइट याद करने का। देखो, पशु को 2 प्रकार का नीला चारा खिलाना है, पशु को 2 प्रकार का नीला चारा खिलाना है। एक चारा तो काम करेगा पेट के कीड़े मारने का। देखो, आपने पशुओं को 2 प्रकार का चारा खिलाया है, यानी कि एक तो काम करेगा पेट के कीड़े मारने का, तथा एक काम करेगा खुरपक्का मुंहपक्का में घावों को धोने का। 2 प्रकार का, एक तो खुरपक्का मुंहपक्का के घावों का काम करेगा और एक काम करेगा पेट के कीड़े। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि पशु को 2 प्रकार का नीला चारा खिलाना है। एक चारा तो काम करेगा पेट के कीड़े मारने का और एक दूसरा काम करेगा खुरपक्का मुंहपक्का के घावों को सही करने का। तो देखो, चारे की शुद्धता में नीला तोता का कितने % गोल काम में लिया जाता है? 2%। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि चारे की शुद्धता में नीला तोता का कितने % गोल काम में लिया जाता है? 2%। पेट के कीड़े मारने में कितने % गोल काम में लिया जाता है? 1%। और खुरपक्का मुंहपक्का में घावों को धोने में भी कितने % गोल काम में लिया जाता है? 1%। तो आपको सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। पशु को 2 प्रकार का नीला चारा खिलाया जाता है, यानी कि चारे की शुद्धता में 2% गोल काम में लिया जाता है। एक चारा पेट के कीड़ों को मारने का काम करता है, यानी कि 1% पेट के कीड़ों में। एक काम खुरपक्का मुंहपक्का में घावों को सही करने का काम करता है, यानी कि घावों की सफाई में कितना? 1%। आगे आ जाइए, अगला फिनोविस। बड़े पशुओं को फिनोविस की मात्रा दी जाती है 30 से 45 ग्राम। 30 से 45 ग्राम बड़े पशुओं को दी जाती है, जबकि 15 से 30 ग्राम जो मात्रा होती है
वो दी जाती है छोटे पशुओं में फिनोविस की। यानी छोटे पशु जैसे बछड़ा है, बड़े मतलब जो युवा मतलब मीडियम साइज का जो बछड़ा होता है, भेड़ बकरियां, उनको 15 से 30 ग्राम दिया जाता है फिनोविस, जबकि 30 से 45 ग्राम दिया जाता है फिनोविस किसको, बड़े पशुओं को दिया जाता है। नीला तोता में अपन ने बात किया 2 प्रकार का चारे की शुद्धता में, एक पेट के कीड़ों। अब यूं नहीं है कि 1%, मतलब इसका गोल बना लो आप, 1% सॉल्यूशन ले लो और 200 से 300 ग्राम पानी में आप गोल कर देखो। सबसे पहली बात है, कृमिनाशक दवा हमेशा पशु को भूखे पेट खिलाना चाहिए। अगर आप पिला रहे हो तो पिलाना भी भूखे पेट चाहिए। अगर आप गोली के रूप में, जैसे एल्बेंडाजोल की गोलियां भी आती है, फेनबेंडाजोल गर्भवती पशुओं के लिए भी आती है, तो इनको अगर आप खिला रहे हो, आजकल तो एल्बेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन साल्ट वाली गोलियां भी आने लगी, तो आप नॉर्मली अगर ऐसी गोलियां खिला रहे हो तो भूखे पेट। याद रखो कि जब भी आप कृमिनाशक दवा दे रहे हो तो पशु को लिवर टॉनिक दो, क्योंकि लिवर टॉनिक से क्या होगा कि जहां पे आंतों से कीड़े हटें वहां की जगह को मजबूत करने, उसका पाचक क्षमता को मजबूत करने के लिए आपको लिवर टॉनिक देना पड़ेगा।